हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे 3D चैप्टर का एक नया कॉन्सेप्ट जो है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। देखिए, इससे पहले 3D में हम जो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस है वो टॉपिक, एंगल बिटवीन टू लाइन, ये कुछ प्रीवियस टॉपिक्स में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जा कर के आप इसकी प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देख लें। और 12th के काफ़ी सारे चैप्टर्स मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी आपको सारे के सारे चैप्टर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालें। ठीक है भाई। तो देखो भाई, 2D की अगर बात करें तो 2D में पॉसिबिलिटी क्या होती है, या तो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या फिर दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें, आपने क्लास 11th के अंदर जो है 2 डायमेंशन पढ़ा हुआ है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस वहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट से निकलता था। तो 2D में दो ही तरीके की लाइंस होती हैं, या तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या फिर एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। ये 3D में भी होता है भाई, या तो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। लेकिन 3D में एक तीसरी टाइप की लाइन भी होती है जिसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस, जो कि ना तो इंटरसेक्ट करती हैं और ना ही पैरेलल होती है। अब आप कहोगे ये कैसे। ठीक है भाई, देखो 2D में क्या है, अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट तो करेंगी ही करेंगी, है ना। 2D में हमने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर मान लो जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये एक दूसरे को काटेगी ही काटेगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन 3D में ऐसी लाइंस प्रेजेंट होती हैं जो ना ही एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं और ना ही एक दूसरे के पैरेलल होती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो ये एक रूम है, एक क्यूबिकल रूम है। ठीक है भाई। तो अगर मान लो एक लाइन, ये जो ऊपर ये जो सीलिंग है, एक लाइन ऐसे जा रही है सपोज। ठीक है भाई, जो जिस भी रूम में आप बैठे हो उसकी जो छत है, मान लो एक छत से लाइन निकल गई, और जो आपकी फ्लोर है जिस पर पैर होते हैं, जिस पर जो फ्लोर है उस पर मान लो ऐसे डायगोनल जा रही है लाइन। तो एक लाइन ऐसे छत से निकल गई और एक लाइन ऐसे फ्लोर से डायगोनल जा रही है। तो आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है? नहीं। क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी काटेंगी? थोड़ा सा आपको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, एक जो है फ्लोर पर डायगोनल जा रही है और दूसरी क्या है, छत पर है लाइन। तो ये ना कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी और ना ही एक दूसरे के कभी पैरेलल होंगी। ठीक है भाई। तो ऐसी लाइंस को 3D में क्या बोला गया है, ऐसी लाइन को बोला गया है स्क्यू लाइन। तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, कभी कभी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछ लेता है 1 नंबर में। तो स्क्यू लाइंस क्या होती हैं 3D में, ना ही पैरेलल होंगी, नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। तो ये होती है स्क्यू लाइन। तो देखो भाई, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, भाई अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, एक दूसरे को टच कर गई, तो इसके बीच में डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्टेंस होगा 0। ठीक है भाई। तो 3D के अंदर हो चाहे 2D के अंदर हो, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर चुकी है, एक दूसरे को टच कर चुकी है, तो उसके बीच में हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। तो डिस्टेंस क्या होता है, 0। अब 12th क्लास के अंदर हम डिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल लाइन के बीच में और स्क्यू लाइंस के बीच में। तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो स्क्यू लाइंस के बीच में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं पैरेलल लाइन के बीच में कैसे डिस्टेंस निकालते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते। ठीक है भाई। तो स्क्यू लाइंस मैंने आपको बताया क्या होती है। स्क्यू लाइंस होगी नीदर पैरेलल और नॉर इंटरसेक्टिंग। ठीक है भाई। तो यहाँ का टॉपिक क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो भाई मान लो एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, दोनों प्लेन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। एक लाइन मान लो ये है और एक लाइन ये है। ये मैंने मान ली L1 है और ये मैंने मान ली L2 है। ठीक है भाई। ये दोनों लाइंस हैं, ये दोनों प्लेन है, प्लेन के अंदर ये लाइन है और इस प्लेन के अंदर ये लाइन है, ये L1 है ये L2 है। भाई मैंने मान लिया ये जो लाइन L1 है ये एक पॉइंट से पास कर रही है A से, जिसका पोजीशन वेक्टर है A1, और ये लाइन L2 ये B पॉइंट से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर है A2। ठीक है भाई।
ये पोजीशन वेक्टर सब वेक्टर में है। अगर आपको वेक्टर में ज़रा सी भी दिक्कत है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पूरा का पूरा चैप्टर अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो वहाँ पर जा करके आप इस चैप्टर को, अगर आपके बेसिक्स वीक है वेक्टर में, तो वहाँ पर जा करके आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है भाई। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जब इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो ये क्या बनाएगा, पोजीशन वेक्टर बनाएगा। तो ये मैंने क्या मान लिया, A1। और B पॉइंट को जब ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो वो पोजीशन वेक्टर बनाएगा A2 वेक्टर। ठीक है भाई। तो लाइन L1 है जो कि A पॉइंट से पास कर रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर है A1, और लाइन L2 है जो B पॉइंट से पास कर रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर है A2। और ये जो लाइन L1 है, मान लो ये B1 वेक्टर के पैरेलल है, और ये जो लाइन L2 है मान लो ये B2 वेक्टर के पैरेलल है। तो ये B1 के पैरेलल है और ये B2 के पैरेलल है। अब आपने पढ़ा होगा, जिसने मेरी वीडियो देखी है उसने, अगर हम इस लाइन की इक्वेशन बनाएंगे L1 की, तो क्या होगा, इस लाइन की इक्वेशन जो कि A1 से पास कर रहा है और B1 के पैरेलल है, तो इक्वेशन क्या होती है, A1 प्लस लैम्डा B1। और जो सेकेंड लाइन की इक्वेशन है जो कि A2 से पास कर रही है और B2 के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, A2 प्लस म्यू B2। तो मैंने दो लाइन ले ली, दो पैरेलल प्लेन्स हैं उनमें दो लाइन ले ली, इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है, दोनों की इक्वेशंस हमको गिवन होंगी। ठीक है भाई। तो यहाँ से आप क्या करो, A को B से ज्वाइन कर दो, तो ये हो गया हमारा AB वेक्टर। उसके बाद मैंने मान लिया एक PQ वेक्टर, ये हो गया हमारा P2Q वेक्टर, जो कि इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। भाई PQ क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट जो PQ वेक्टर है, PQ वेक्टर बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर बिटवीन L1 एंड L2। तो भाई जो दोनों लाइन है L1 और L2, उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर है उसको मैंने क्या मान लिया, PQ। बाकी ये जो शुरुआत की अंग्रेजी है वो मैंने नहीं लिखी है, कि जो एक लाइन जो है वो A1 से पास कर रही है, B1 के पैरेलल है, ये सब अंग्रेजी मैंने इसमें मेंशन नहीं करी है। मैंने PQ वेक्टर मेंशन करा है जो कि इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक बात देखो, PQ वेक्टर जो है ना वो परपेंडिकुलर है L1 के भी और L2 के भी, है ना भाई। भाई हम क्या करते हैं, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर PQ वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है L1 के भी और L2 के भी। L1 पैरेलल है B1 के और L2 पैरेलल है B2 के। भाई अगर ये PQ वेक्टर L1 और L2 के परपेंडिकुलर है, L1 B1 के पैरेलल है, L2 B2 के पैरेलल है, तो ये वाला वेक्टर B1 और B2 के भी परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझ में आया, मुझे पता था समझ में आएगा ही नहीं, बड़ी दिक्कत होती है समझने में। तो मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाता हूँ ये कि मैंने क्या बोला। भाई अगर मान लो दो लाइंस हैं, एक लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई, और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है ये, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है ये। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो लाइन है ये इन दोनों के भी तो परपेंडिकुलर होगी, यस और नो, बिल्कुल होगी। भाई अगर मान लो ये वाली लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाली लाइन इन दोनों के भी तो परपेंडिकुलर होगी जिसके वो पैरेलल है। जो लाइंस दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो वो उसके भी तो परपेंडिकुलर हो गई, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये जो PQ वेक्टर है ये L1 और L2 के परपेंडिकुलर है, तो भाई जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये इसके भी तो परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। तो PQ वेक्टर जो है ये B1 और B2 के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, PQ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1 and L2 which are parallel to B1 and B2 वेक्टर। भाई PQ वेक्टर जो है, PQ L1 और L2 के परपेंडिकुलर है, L1 B1 के पैरेलल है और L2 B2 के पैरेलल है। तो PQ ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनके भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, PQ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B1 एंड, तो PQ वेक्टर जो है ये B1 और B2 के भी परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ गई आपको छोटी सी। अब देखो भाई,
आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा होगा ये बात कि अगर आपको दो वेक्टर है मान लो b1 और b2, अगर आपको इनके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो आपको इनका क्रॉस करना पड़ता है। याद करो भाई, वेक्टर प्रोडक्ट में मैंने बताया था, या फिर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ये ज़रूर जब आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि अगर आपको दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है तो आपको उन दोनों का क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। तो यहाँ पर कह सकता हूँ b1 क्रॉस b2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू b1 एंड b2। देखो भाई, PQ वेक्टर जो है b1 और b2 के परपेंडिकुलर है, और b1 क्रॉस b2 भी b1 और b2 के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों वेक्टर सेम नहीं हो गए भाई। b1 और b2 के परपेंडिकुलर कौन है, b1 क्रॉस b2, और PQ वेक्टर भी b1 और b2 के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों वेक्टर सेम ही तो हो गए। तो यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल। तो PQ वेक्टर इज पैरेलल टू b1 क्रॉस b2। तो आप PQ वेक्टर और b1 क्रॉस b2 को बिल्कुल सेम ही मानना। देखो भाई, यहाँ पर क्या है, ये b1 है और ये b2 है, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है b1 क्रॉस b2 और PQ भी है, तो ये दोनों वेक्टर बिल्कुल सेम ही हो गए, है ना। दो वेक्टर क्या है, सेम चीज के परपेंडिकुलर है, तो दोनों को सेम ही तो मानूंगा। बात समझो, b1 क्रॉस b2 जो है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और PQ वेक्टर भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो दोनों सेम ही तो हो गए, PQ और b1 क्रॉस b2। तो यहाँ पे PQ वेक्टर क्या हो गया, b1 क्रॉस b2 के, तो PQ वेक्टर को आप b1 क्रॉस b2 वेक्टर ही मानना। ठीक है भाई। अब यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, मैंने मान लिया PQ के अलोंग एक यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई, PQ वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना है मेरे को। लेट जो n कैप है बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग, तो PQ वेक्टर के अलोंग मैंने क्या मान लिया, एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो भाई अभी मैंने आपको बताया PQ वेक्टर यही वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लिया जाता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिया जाता है। तो मैंने क्या करा, PQ वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकाल लिया। PQ वेक्टर क्या था, b1 क्रॉस b2 ही है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, b1 क्रॉस b2 अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड प्लस और माइनस दोनों। अब यहाँ पर देखो भाई, ये जो PQ है, मुझे PQ डिस्टेंस निकालना है ना। देखो भाई, AB का PQ क्या है, AB का प्रोजेक्शन PQ पर। देखो भाई, ये मैं नेक्स्ट में समझाता हूँ, नेक्स्ट पेज पर। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं उसको। प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर। तो भाई जैसे मान लो ये वेक्टर होता था A और एक वेक्टर होता है B। अगर आपको इसका प्रोजेक्शन निकालना है इसके ऊपर, तो याद करो क्या फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला होता था A वेक्टर डॉट जिस पर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई, जैसे मान लो एक ये है CD और ये है PQ, ये होता है PQ। अगर आपको PQ निकालना है ना, तो आप क्या करो, CD का प्रोजेक्शन निकाल दो PQ पर। भाई PQ अगर आपको निकालना है तो ये क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ CD ऑन PQ। CD वेक्टर का PQ वेक्टर पर क्या निकाल दो, प्रोजेक्शन, तो आपको क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये किसका कॉन्सेप्ट होता है, प्रोजेक्शन का। अब यहाँ पर भी देखो यही हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एक लाइन है, मान लो ये AB वेक्टर एक लाइन है। अगर मैं इसका प्रोजेक्शन निकाल दूँ इसके ऊपर, PQ क्या होगा, AB का प्रोजेक्शन PQ वेक्टर का। देखो जैसे मान लो एक लाइन है, ये AB है, मान लो ये है हमारा A1 और ये है हमारा A2, और ये लाइन है, ये मान लो P है और ये Q है। मुझे PQ निकालना है, और इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। थीटा कहाँ से लेते हैं, जब ये एक्सटेंड करेंगे ये थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। अगर आप PQ निकालना चाहते हो, ये डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहते हो PQ,
तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा पी क्यू, वो क्या होगा, वो है प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्यू। भाई अगर आप ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहते हो, अगर आप ये पी क्यू निकालना चाहते हो, तो आप क्या करो, ए बी का पी क्यू पर क्या निकाल दो, प्रोजेक्शन निकाल दो, तो आपको ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस मिल जाएगा। अब मुझे बताओ ए बी वेक्टर क्या होता है भाई, A2 माइनस A1। भाई ए बी वेक्टर अगर आपको निकालना है A2 भी, तो क्या होगा, A2 माइनस A1 ही तो होगा। और मैंने क्या बोला, जिस पर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, तो PQ का यूनिट वेक्टर अभी निकाला था पीछे, ये रहा PQ का यूनिट वेक्टर, यही तो था B1 क्रॉस B2 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस दोनों लिया जाएगा। भाई आपको पता ही होगा कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको हटा देंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, भाई दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट हमने एलिमिनेट कर दिया। तो ये बना दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला, जब आपको इक्वेशंस दे रखी होंगी ये वाली। ठीक है भाई, अब इसमें बनाते हैं कार्टेशियन वाला फॉर्मूला, इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी है। तो पहले वाली लाइन की कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 बाई A1, y माइनस y1 बाई B1, z माइनस z1 बाई C1, और ये x माइनस x2 बाई A2, y माइनस y2 बाई B2 और z माइनस z2 बाई C2। अब मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है, तो भाई पहले अगर मैं इसको वेक्टर इक्वेशन से कंपेयर करूँगा, A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और दूसरे वाली लाइन की क्या होगी, A2 प्लस म्यू B2 वेक्टर, है ना। तो A1 क्या हो गया यहाँ पर, A1 वेक्टर क्या होता है भाई, पासिंग पॉइंट x1 y1 z1, तो ये क्या होगा, x1i y1j, और A2 वेक्टर क्या होगा भाई, x2 y2 z2, तो ये हो गया x2i y2j, और B1 क्या होता है, dr ऑफ फर्स्ट लाइन, B1 वेक्टर क्या होगा, A1i B1j और C1 के, और B2 वेक्टर क्या होगा, A2i B2j और C2 के। ठीक है भाई, तो इसका फॉर्मूला क्या निकला है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। तो भाई आपको पता होगा क्रॉस कैसे निकालते हैं हम, I लिखो, J लिखो, K लिखो, फिर A1 B1 C1 और A2 B2 और C2। तो क्या करेंगे, पहले I लिखो, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस B2 C1, फिर J लिखो, प्लस माइनस प्लस, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, A1 C2 माइनस A2 C1, फिर K लिखो, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, A1 B2 माइनस A2 B1। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लेकर इसको प्लस कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 आई कैप, प्लस ये पहले आ जाएगा A2 C1 माइनस A1 C2 जे कैप, और A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप। तो ये आ गया हमारा B1 क्रॉस B2, और इसका डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, B1 क्रॉस B2 का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो क्या होगा, B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर, A2 C1 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर, A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर, और पूरा ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। अब मुझे क्या करना है, A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 का डॉट निकालना है। देखो भाई
A2 माइनस A1 है क्या, पहले हम ये निकाल लेते हैं A2 माइनस A1 क्या है। तो क्या होगा x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k। A2 माइनस A1 क्या होगा, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k। देखो भाई, अगर आपको क्या करना है, A2 माइनस A1 का ना, A2 माइनस A1 का B1 क्रॉस B2 के साथ डॉट करना है, इसका इसके साथ डॉट करना है। तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 इंटू ये, y2 माइनस y1 इंटू ये, z2 माइनस z1 इंटू ये, यही तो आएगा भाई। डॉट कैसे करते हैं, i को i से, j को j से, k को k से। इन शॉर्ट आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, आप करो क्या, i j k को हटाकर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 लगा दो। बात समझ में आई। आपको इन दोनों को डॉट नहीं करना है। देखो भाई, ये कैसे आया, ये तो इनसे ही आया ना, ये जो आया ये तो इनसे ही आया ना, इसके आगे i लिखा हुआ है, i हटाकर ये आ रहा है ना x2 माइनस x1। भाई i को हटाकर x2 माइनस x1 आ रहा है ना, तो आप क्या करो, ये i हटाओ, x2 माइनस x1 लगा दो, ये j हटाओ, y2 माइनस y1 लगा दो, k हटाओ, z2 माइनस z1 लगा दो, यही तो बन जाएगा पूरा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं कर रहे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में छोड़ रहे हैं। यानी कि कह सकता हूं मैं A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इन दोनों का डॉट क्या बना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, A1 B1 C1, A2 B2 C2। देख लो भाई x2 माइनस x1, ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, B1 C2 B2 C1, देख लो यही तो बनेगा भाई। इन दोनों का डॉट यही तो बनेगा जो ये डिटर्मिनेंट से सॉल्व करके आएगा। तो हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में छोड़ रहे हैं इसको, ठीक है भाई। अब फॉर्मूला क्या है, ऊपर तो ये आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, ये वाला। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना, कार्टेशियन फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या बना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 अपॉन में मैग्नीट्यूड है, क्या था, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, a2 c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर, और a1 b2 माइनस a2 b1 का। तो ये था भाई आपका कार्टेशियन और वेक्टर का डेरिवेशन कि ये फॉर्मूले बने कैसे, ठीक है भाई। तो अगर आपको कभी भी इक्वेशन दे रखी हो, अगर आपको कभी भी इक्वेशन दे रखी हो, बोले दो लाइन के बीच में डिस्टेंस बताओ, तो उसका वेक्टर फॉर्मूला होता है ये B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड। और अगर कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी हो तो फॉर्मूला होता है। अब भाई इसका जो एक एग्जाम्पल है वो हम करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा फिनिश, ठीक है भाई। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, आर वेक्टर है i प्लस जे प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के, और दूसरा है 2i माइनस प्लस जे माइनस के म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k। तो भाई बोल रहा है इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस बताना है। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको डिस्टेंस का, वेक्टर में a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में इसी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको b1 क्रॉस b2 निकालना है। तो आपको पता ही है ये हमारा a1 है, a2 है, b1 है और b2 है। तो आप क्या करो, i j k 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2। तो यहाँ पर हम b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस, पहले i लिखो, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, -2 -5 प्लस 5 आ जाएगा, फिर माइनस का j, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, 4 -3 आ जाएगा, फिर प्लस का k, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, माइनस का 10 प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये क्या बना, 3i माइनस का j माइनस का, तो ये मेरा बना b1 क्रॉस b2 वेक्टर। साथ ही के साथ इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो।
मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो जाएगा कितना, 9 प्लस 1 प्लस 49, तो रूट में 59 हो गया इसका डिस्टेंस। अब a2 माइनस a1 भी निकाल लो। a2 माइनस a1 क्या होगा भाई, ये रहा a1 ये रहा a2, 2 में से 1 गया 1, j में से j गया 0, माइनस k में से 0 गया माइनस k। तो अब फॉर्मूला क्या है भाई, a2 माइनस a1 जो कि आया है i माइनस के, b1 क्रॉस b2 जो कि आया है 3i माइनस जे माइनस 7k अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड आया रूट 59। तो i को i से करा 3, अब डॉट करना है, i को i से 3, j 0 माइनस 1 इंटू माइनस 7 प्लस 7, तो डिस्टेंस आया 10 बाय रूट 59 यूनिट्स। ऐसे ही आप इसमें कार्टेशियन जब फॉर्मूला दे रखा होगा तो कार्टेशियन वाला फॉर्मूला लगाकर डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो कार्टेशियन वाला आप खुद से करना। तो भाई अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।